नमस्कार साथियों, मैं निशांत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म संभव एजुकेशन क्लासेस पर। साथियों, प्यारे भाइयों बहनों, हम लोग यूपी पीटी 2023 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इसमें हमने करंट अफेयर को ऐड किया है, जिसका आप सभी को प्यार स्नेह सम्मान प्राप्त हो रहा है। आप लोग इसको ज्वाइन कर लें। ये विश्वास दिला रहा हूँ आपको कि जो करंट अफेयर आपको पढ़ाए जा रहे हैं, ये अभी आपकी जो मैराथन क्लास आने वाली है मंडे से लेकर के अब कंटिन्यू आपकी मैराथन क्लास चलने वाली है। लगभग 100 को वन लाइनर क्वेश्चन को लेकर के आएंगे, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराने में आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है। वन लाइनर रहेगा तो आप जल्दी जल्दी कर ले जाएंगे। उसको कराने वाले हैं मंडे से, ठीक है। तो अब ये शुरू करते हैं। कल क्लास नहीं रहेगी, परसों से फिर कंटिन्यू जो है पीटी के लिए मैराथन टाइप क्लास आना शुरू हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिस। लेते हैं पहला प्रश्न। क्या भी है, हाल ही में नालंदा विश्वविद्यालय बिहार का नया चांसलर किसको नियुक्त किया गया है? बताइए सर। ऑप्शन आपके सामने है, ए मनोज यादव, ऑप्शन बी अनंत माहेश्वरी को, ऑप्शन सी ए.के. मोहांती को, ऑप्शन डी अरविंद पनगड़िया को। बताइए सर इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, इसमें अगर हम बात करें किसकी, मनोज यादव की, तो मनोज यादव को भी हाल ही में नियुक्ति दी गई है। ये हरियाणा के पूर्व डीजीपी भी रहे हैं। इनको आरपीएफ का नया महानिदेशक बनाया गया है। आरपीएफ का नया महानिदेशक बनाया गया है। मामला क्लियर है, ठीक। अब बात करें अनंत माहेश्वरी को, ठीक है। अगर अनंत माहेश्वरी की बात करें तो इनको जो है नेस्कैम, आपने नाम सुना होगा क्या? नेस्कैम नाम आपने सुना हो? इसका कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछता है, बता देते हैं आपको। नेस्कॉम बोले तो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। नेस्कैम का क्या चुना गया है? इनको अध्यक्ष चुना गया है। आनंद महेश्वरी जो है ये अध्यक्ष हैं किसके? नासकॉम के, ठीक है, नेस्कॉम के। बात करते हैं ए.के. मोहांती की, तो ए.के. मोहांती को भाभा अनुसंधान रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो है इनको दिया गया है BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इसके क्या बनाए गए हैं? इसके ये बनाए गए हैं अध्यक्ष या निदेशक बोल सकते हैं। इसके ये क्या बनाए गए हैं? निदेशक बनाए गए हैं, ठीक है। बात क्लियर है। इनको जो है निदेशक ये हैं ही है, और इनको जो है अभी हाल ही में इसके साथ साथ, ये निदेशक तो है ही है, इसके साथ साथ इनको जो है परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष भी बनाया गया है। किसका? परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष भी बनाया गया है, ठीक है, अध्यक्ष। अगर आपसे पूछे कि ए.के. मोहांती कौन है, तो ये बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के जो है सचिव भी हैं, निदेशक भी हैं, और परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष भी बनाए गए हैं ये, ठीक है। ये तो 3 गलत हो गए आपके, ये 3 गलत हो गए। अरविंद पनगड़िया की बात कर लेते हैं, ये राइट आंसर आपका, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। देखिए, अरविंद पनगड़िया जो है ये भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं, और अगर इनकी बात करें तो इनके लिए ऐतिहासिक जो कीर्तिमान उन्होंने स्थापित किया है, ये नीति आयोग NITI नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष हैं, पहले उपाध्यक्ष रहे हैं। जब नीति आयोग गठित हुआ था 2015 में, उसके पहले क्या थे? पहले उपाध्यक्ष थे। अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री जी थे, मोदी जी। अब वर्तमान में इनको जो है बिहार का एक नालंदा विश्वविद्यालय है, जो सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता है। इसकी स्थापना जो है बहुत जो है पुराने समय में हुई है, गुप्त काल में। तो इसके जो अभी हाल ही में इसका चांसलर जो है अरविंद पनगड़िया को बनाया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न लेते हैं। क्या भैया? दूसरा प्रश्न आपका है, विश्व के सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। बताइए सर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सबसे विराट मंदिर जो है ये कहाँ बनाया जा रहा है? देखिए, अगर हम सबसे विराट रामायण मंदिर की बात करते हैं तो यह बनाया जा रहा है आपके बिहार में। ये हमने उत्तर प्रदेश इसीलिए दे रखा है क्योंकि अभी सब राम मंदिर चिल्ला रहे हैं। यहाँ पे हमने राम मंदिर नहीं, हमने लिखा रामायण मंदिर, ये समझना होगा आपको।
राम मंदिर और रामायण मंदिर दो अलग अलग नाम है और दो अलग अलग स्थान भी है, ठीक है। तो सबसे बड़ा रामायण मंदिर हमने बात किया है, तो सबसे बड़ा जो रामायण मंदिर है मेरे दोस्त, ये कहाँ बिहार में बनाया जा रहा है? बिहार के पूर्वी चंपारण के कैथवलिया, हालांकि बहुत बड़ा एरिया है, इसमें करीब इस मंदिर की जो लंबाई होगी, ये करीब 280 फीट होगी, है ना। और चौड़ाई जो है ये जो चौड़ाई एरिया है ये 540 फीट होगी। और इसमें 200 टन वजनी 33 फीट ऊंचा काले ग्रेनाइट का शिवलिंग भी होगा, जिसे चेन्नई के पास महाबलीपुरम में बनाया जा रहा है। और ये अगर रामायण मंदिर कब बन के कम्प्लीट होगा, तो ये बन के 2025 में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार, ऑप्शन ए सही है, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न लेते हैं, क्या भैया? दूसरा प्रश्न है आपका, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहां से सुरक्षित शहर परियोजना का शुभारंभ किया? ऑप्शन ए है आपका अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी आपका है मध्य प्रदेश। बताएं सर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कहां से? अभी हाल ही में अब हम ये अमित शाह संबंधित प्रश्न आपको करवाएंगे, क्योंकि आप देखेंगे जो पिछला जो पीईटी का एग्जाम हुआ था उसमें अमित शाह, या उससे पिछला आप देखेंगे तो उसमें अमित शाह संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। तो केंद्रीय जो सहकारिता मंत्री, जैसे बात कर लें अरुणाचल प्रदेश, तो अभी अमित शाह जी ने ही 10 अप्रैल 2023 को अरुणाचल प्रदेश में चीनी सीमा से सटे हुए गाँव किबीथू में, कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश के किबीथू, जो सबसे ये कह सकते हैं कि सबसे जो है पूर्वी पॉइंट है, क्या सबसे पूर्वी किबीथू से जो है ये जो यहाँ से एक कार्यक्रम आरंभ किया, जिसका वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है ये किबीथू से शुरू हुआ है। और किसने शुरू किया? अमित शाह जी ने शुरू किया, ठीक है। अगर हम बात कर लें यहाँ पे, जैसे पूछा क्या सुरक्षित शहर परियोजना की, ठीक है। तो भैया अगर हम यहाँ जैसे सुरक्षित शहर परियोजना की बात कर लें, तो ये गुजरात से तो नहीं हुआ है, ये कहाँ से हुआ है? ये हुआ कर्नाटक से, ठीक है, कर्नाटक से। तो इसमें समझ लीजिए कि इसमें सेफ सिटी परियोजनाओं में लगभग जो है 8 शहर शामिल किए गए हैं यहाँ के, ठीक है। और ये कर्नाटक बेंगलुरु से इसका शुभारंभ किया गया है, बेंगलुरु से, ठीक है। अब ये यहाँ से शुभारंभ किया गया, इसमें क्या है कि लगभग 4100 निगरानी कैमरे लगाए जाएंगे, एक आधुनिक कमांड सेंटर जो है यहाँ पे बेंगलुरु में स्थापित किया जाएगा। तो ये सारे मतलब पूरा एकदम हाईटेक टाइप का बनाया जाएगा। तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? हाल ही में राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने 4 नई महिला सांसदों को उपसभापति पैनल में शामिल किया, इनमें से कौन है? देखिए ऑप्शन ए है सुलता देवी, ऑप्शन बी है डॉक्टर फैजिया खान, ऑप्शन सी है पीटी उषा, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो जाहिर सी बात है अभी हाल ही में जो है इन जो है 4 लोगों को सम्मिलित किया गया है, ठीक है। उन 4 लोगों में जैसे ये हो सकता है आपसे पूछ ली कि भाई 4 लोगों में कौन कौन है, तो एक तो सुलता देव है, डॉक्टर फैजिया खान भी है, पीटी उषा भी है, और इनके साथ साथ एक जो फेमस नाम है एस फंगनोन, क्या नाम है? एस फंगनोन कोन्याक जो है ये पुराना मतलब इनको भी सम्मिलित इसमें किया गया है, ठीक है। बात क्लियर है? तो इसमें आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। 5वां प्रश्न लेते हैं, क्या भैया? अजय वॉरियर्स संयुक्त सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच संपन्न हुआ है? ऑप्शन ए आपका भारत इंडोनेशिया, ऑप्शन बी है भारत जापान, ऑप्शन सी है भारत यूके, ऑप्शन डी है भारत मालदीव। बताइए सर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर हम इसकी बात करें तो आपका एक था जो भारत मालदीव के बीच में होता है वो होता है आपका एक था, और एकूवेरिन क्या होता है? एकूवेरिन होता है, ठीक है। अगर हम भारत और इंडोनेशिया की बात कर लें, भारत और इंडोनेशिया के बीच जो है हमने बताया था जो इतने शक्ति वाले टाइप होते हैं, जैसे समुद्र शक्ति सैन्य अभ्यास किसके बीच होता है? तो वो भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। भारत जापान की बात कर लें तो भारत जापान के जैसे
मैक्स हो गया, धर्म गार्जियन, ये सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे बचता ये दो इधर से गलत हो गए, ये इधर से गलत हो गए। भारत और यूके के बीच में, भारत और यूनाइटेड किंगडम अर्थात इंग्लैंड के बीच में जो है ये होता है अजय वारियर्स, ठीक है, ये यहाँ पे होता है। तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, छठा प्रश्न लेते हैं भैया। क्या छठा प्रश्न? छठा प्रश्न आपका है, महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों का सभापतित्व किया गया? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। बताइए सर इसका राइट आंसर क्या है? क्योंकि देखिए महात्मा गांधी जो है आपके पीटी के सिलेबस में है, तो इसलिए इनको पढ़ना बड़ा जरूरी हो गया है। अगर बात करें महात्मा गांधी की, तो महात्मा गांधी एक आंदोलन शुरू किए थे 1 अगस्त 1920 से ये आंदोलन शुरू हुआ था। कौन सा, क्या आंदोलन का नाम था? असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, ठीक है। यह गांधी जी का दूसरा सबसे बड़ा आंदोलन था और यह एक जन आंदोलन था, है ना। और इसमें जो है 1 वर्ष के भीतर, 1 वर्ष के अंदर स्वराज प्राप्ति, 1 वर्ष के अंदर स्वराज प्राप्ति का जो नारा था वो गांधी जी ने दिया था। इसी में ये 1 अगस्त 1920 से चला, जब आगे बढ़ा तो ये 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरा चौरी में चौरा चौरी कांड होता है। चौरा चौरी में चौरा चौरी कांड होता है और इस चौरा चौरी कांड से क्षुब्ध होकर के गांधी जी क्या करते हैं, 12 फरवरी 1922 में आंदोलन स्थगित कर देते हैं। आंदोलन स्थगन की घोषणा करते हैं, स्थगन की घोषणा करते हैं, जिसके बाद से ही गांधी जी के जो अभी क्रांतिकारी लोग थे ये उनका गांधी जी का विरोध करते हैं। आगे कालांतर में चल कर के इनकी गिरफ्तारी होती है और उसके बाद जब ये गिरफ्तारी होने करीब 1 साल जेल में बिताने के बाद जो है, जब ये छूट स्वास्थ्य के कारणों का हवाला देकर के जब ये जेल से बाहर आते हैं तो इनको 1924 और ये कांग्रेस का जो है 40वां अधिवेशन था, इस अधिवेशन में इनको क्या किया जाता है, इनको कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया जाता है। तो एक पहली दफ़ा जो है ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, ठीक है। 40वें अधिवेशन में एकमात्र दफ़ा इनको अध्यक्ष बनाया गया था। हालांकि आगे भी कई बार इनको जो है दिए गए कि साहब आप अध्यक्ष बन जाइए, लेकिन ये अध्यक्षता कभी नहीं किए। तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। एक बार इन्होंने जो है अध्यक्षता की थी कांग्रेस की। 7वां प्रश्न लेते हैं भैया, क्या है? 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि को अपना वित्तीय वर्ष नहीं बनाया है? देखिए ऑप्शन ए दिया है जापान, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी कनाडा। 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है वित्तीय वर्ष, ये इकोनॉमी से संबंधित है, वित्तीय वर्ष एक होता है, और एक होता है लेखा वर्ष। क्या होता है? एक होता है लेखा वर्ष। वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? तो वित्तीय वर्ष जो है ये 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, और लेखा वर्ष जो होता है वो 1 जुलाई से 30 जून के मध्य होता है, ठीक है। ये बात क्लियर है, लेखा वर्ष और वित्तीय वर्ष, इतनी बात हो सकता है आपसे पूछ ले, ठीक है। अब इसमें बात करें कि भाई कहाँ नहीं अपनाया गया है, तो वित्तीय वर्ष जो होता है, जैसे अगर आप कहें कि वित्तीय वर्ष होता क्या भैया, तो 1 साल आप देख पा रहे हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो वित्तीय वर्ष जो होता है वो किसी देश का वह समय होता है जिसमें वो अपने वित्तीय गतिविधियाँ करता है, ठीक है क्या कि जैसे इसमें आपको जापान, न्यूजीलैंड, अमेरिका, कनाडा दे दिया है। जापान में भी वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है, न्यूजीलैंड में भी यही कंडीशन है और कनाडा में भी यही कंडीशन है। लेकिन अमेरिका इससे इतर है, अमेरिका में जो है जो वित्तीय वर्ष होता है वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक होता है। कब? 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक जो है ये अमेरिका में माना जाता है। इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा मेरे दोस्त वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 8वां प्रश्न लेते हैं भैया, क्या है? 8वां प्रश्न आपका है कि टर्मिनल डॉपलर रडार किसके लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए मौसम की भविष्यवाणी,
ऑप्शन बी खराब मौसम में हवाई जहाज़ों को उतारने, ऑप्शन सी है भूकंप का मापांकन करने, ऑप्शन डी है गहरे समुद्र में मार्ग निर्देशन से। बताओ भैया, TDR बोले तो टर्मिनल डॉपलर प्रभाव, इसका प्रयोग जो है खराब मौसम में हवाई जहाज के उतारने में इसका प्रयोग होता है। TDR का बोले तो टर्मिनल डॉपलर रडार। भूकंप का माप, जैसे अगर आपसे कहे कि भैया भूकंप का मापन किसके द्वारा किया जाता है, तो भूकंप का मापन जो है ये सिस्मोग्राफ के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप का मापन किया जाता है। ठीक है। और अगर बात करें कि भाई जल के अंदर जो है गहरे समुद्र में जो मार्ग निर्देशन के लिए काम किया जाता है, तो उसके लिए प्रयोग करने वाली जो विषय वस्तु है वो है आपकी सोनार। इससे आप जो है भीतर जो है ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। बात क्लियर है? इसमें राइट आंसर जो है ये आपका ऑप्शन नंबर डी, खराब मौसम में जहाज़ों को उतरने के लिए ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न लेते हैं भैया। 9वां प्रश्न क्या है? अंतरिक्ष में प्रथम पुष्पित पुष्प है जीनिया, रिफ्लेशिया, अर्नाल्ड या इनमें से कोई नहीं। बताओ भैया राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर हम आपसे कहें कि भाई ये जो कौन सा पुष्प है जो पहली दफा पुष्पित हुआ था, तो नासा के 46वें स्पेस मिशन के कमांडर एस्ट्रोनॉट स्कॉट केली ने अंतरिक्ष में नारंगी के खूबसूरत फूल जीनिया को उगाया था। किसको उगाया था? जीनिया को इन्होंने उगाया था, है ना। जीनिया ही एक ऐसा पौधा है जो वहाँ पे जा कर के प्रथम बार पुष्पित हुआ था। इससे पहले अगस्त 2015 में लेटस नाम का एक पौधा उगाया गया था जो एक प्रकार की सलाद है। और रेफ्लेशिया अर्नाल्डी धरती पर सबसे बड़ा, रेफ्लेशिया अर्नाल्डी जो है, अगर आप पूरा इसका नाम लिखें, दोनों को एक साथ मिक्स करके लिखेंगे तो ये सबसे बड़ा पुष्प है। क्या है? सबसे बड़ा पुष्प ये अर्नाल्ड रेफ्लेशिया। ठीक है। अगर हम बात कर लें इसमें राइट आंसर तो ये हो जाएगा जीनिया। ठीक, ऑप्शन ए इसका क्या है? राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर क्या है? 10वां नंबर वर्ष में निम्नलिखित ये पूछा गया है, यहाँ पे मिसप्रिंट है 1965। वर्ष में निम्नलिखित में से किस कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पहली बार घोषित किया गया? कपास के लिए, तंबाकू के लिए, धान के लिए या फिर गेहूं के लिए? बताओ भैया राइट आंसर इसका क्या होगा? देखिए हम इसकी बात करते हैं कि सबसे पहले किसको जो है किसका न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया गया, तो किसानों को उनकी फसलों का उचित एवं लाभप्रद मूल्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ही केंद्र सरकार ने जो है मुख्य फसलों के लिए MSP लागू करी थी। ठीक है। और ये MSP जो मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस है, MSP मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस अर्थात न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है इसका पहली बार जो है जो प्रयोग किया गया 1965 में वो किया गया था किसके लिए? धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य को घोषित करने के लिए। ठीक है। तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा मेरे दोस्त वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर लेते हैं। क्या भैया? किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया? अकबर, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम। ठीक, और सी और ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताओ भैया राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया था? देखिए अगर हम बात करें जो है आगे चल करके, तो जो शाह आलम द्वितीय है, ये शाह आलम द्वितीय जो पहले इसका नाम आलमगीर द्वितीय जो है के बाद जिसे अली गौहर शाह आलम द्वितीय को की उपाधि लेकर के मुगल शासन की गद्दी पर बैठा था। शाह आलम द्वितीय ने बंगाल शासक और जो बंगाल के शासक हैं मीर कासिम और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के साथ मिल करके अंग्रेजों के विरुद्ध बक्सर का युद्ध भी लड़ा था। ये बक्सर को पूछा जाता है कि भैया कब लड़ा था, तो इसमें इसकी जो आपके मीर कासिम हो गए, फिर उसके बाद अवध के नवाब, कौन? अवध के नवाब, और उसके बाद शाह आलम द्वितीय। इन तीनों ने मिल करके जो है अंग्रेजी सेना को हराने के लिए ये तीनों लड़े थे, और बीच में ये कौन थे? लड़े कैसे थे? अंग्रेज से। ठीक, इसलिए जो है हालांकि इसमें जो युद्ध हुआ था ये बक्सर का युद्ध नाम से जाना गया। कहाँ पे हुआ था? बक्सर युद्ध के नाम से जाना गया। और ये कब हुआ था? तो ये 22 अक्टूबर
22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। इसीलिए आप देखते होंगे जब 1764 में युद्ध होता है तो जब ये युद्ध हार जाते हैं ये लोग, तो उसके बाद बुलाया जाता है किसको, इसके बाद जो है अलग से जो है बुलाया जाता है और उसमें एक संधि होती है, इलाहाबाद की संधि, आप नाम सुने होंगे, इलाहाबाद की संधि, ठीक है, इलाहाबाद की संधि होती है। और इस इलाहाबाद संधि को आप ऐसे समझिए कि इसमें ही जो है, जो इलाहाबाद की संधि होती है, इसमें शाह आलम को इलाहाबाद का कड़ा क्षेत्र मिलता है और शाह आलम ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी भी बनाया था। ये बात यहीं से क्लियर होती है, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया था? देखिए, जयचंद ने धोखा दिया था पृथ्वीराज चौहान को, और ये धोखा जो है जैसे तराइन का युद्ध आप पढ़ेंगे, किसका युद्ध? तराइन का युद्ध, तराइन का युद्ध। तो इसमें प्रथम तराइन का युद्ध, द्वितीय तराइन का युद्ध, तृतीय तराइन का युद्ध। तो पता है आपको 1191 में प्रथम हुआ था, 1192 में आपका जो है वो द्वितीय हुआ था, और उसके बाद जो है 1193 में आपका तृतीय हो गया था। तो ये मतलब जो पृथ्वीराज चौहान की पराजय, अब ये पूछा गया कि भाई विश्वासघात करने जयचंद जो है कब मारा गया था? तो जयचंद जो है ये मारा गया था आपके 1193 में, जो चंदावर का युद्ध था उसमें मारा गया था, चंदावर के युद्ध में, ठीक है। चंदावर के युद्ध इसी से हो गया था अंग्रेजों का, तो भाई ये मार दिया गया, ठीक। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 13 नंबर लेते हैं। क्या 13 नंबर? 13 नंबर ये है कि कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए कौशाम्बी, ऑप्शन बी है कुशीनगर, ऑप्शन सी है आपका श्रावस्ती, ऑप्शन डी है आपका थानेश्वर। बताओ भैया इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, हर्षवर्धन जो है ये कह सकते हैं कि अंतिम हिंदू शासक या हिंदू सम्राट कह सकते हैं जिसने पंजाब को छोड़कर से समस्त उत्तरी भारत पर राज्य किया। हर्षवर्धन 606 ईसा पूर्व थानेश्वर के सिंहासन में बैठा था, ठीक है। कहाँ के? थानेश्वर के सिंहासन में बैठा था, और इसने बाद में अपनी राजधानी जो है वो कन्नौज कर दी। कहाँ कर दिया? बाद में इन्होंने अपनी राजधानी कन्नौज कर ली थी, ठीक है। तो थानेश्वर जो है, अगर पूछा जाए कि भाई कहाँ राजधानी स्थानांतरित हुई, तो ये हो गई थी आपकी कन्नौज में, थानेश्वर से कन्नौज, ठीक है। कन्नौज कहाँ का शासक था? कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन जो है वो थानेश्वर का शासक था। इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न लेते हैं। क्या भैया? सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। सकल घरेलू उत्पाद में प्रसन्नता की अवधारणा विकसित की किसने की भैया? ऑप्शन ए है आपके स्वीडन ने, ऑप्शन बी है भूटान द्वारा, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, ऑप्शन डी है आपके भारत द्वारा। बताओ भैया इसमें राइट आंसर क्या होगा? सकल घरेलू प्रसन्नता, हमने सकल घरेलू उत्पाद सुना है ना, ये सारी चीज़ें सुनी, लेकिन सकल घरेलू प्रसन्नता नहीं सुना था हमने। तो भैया सकल घरेलू प्रसन्नता की जो अवधारणा है वो भूटान के द्वारा विकसित की। किसके द्वारा? भूटान के द्वारा विकसित की। भूटान अपने नागरिकों की समृद्धता, उसके जो प्रसन्नता मापी जाती है उसके द्वारा कर लेता है, जीडीपी के द्वारा नहीं करता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण कौन सा है? ठीक, अब इसमें जवाब दीजिए आप कौन सा है। तो भैया देखो, अगर हम बात करें पहला अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक न्यायालय की, तो दूसरा इलाहाबाद उच्च न्यायालय की, सी ऑप्शन है आपका भारत के उच्चतम न्यायालय की, ठीक है, भारत के उच्चतम न्यायालय की, और डी ऑप्शन है कर्नाटक उच्च न्यायालय की। अगर हम एक क्रम से बात करें कि भाई कहाँ पे कितने जज स्वीकृत हैं, तो सबसे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात कर लें। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो जजों की स्वीकृत संख्या है वो है करीब 160, और सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की संख्या है सुप्रीम कोर्ट में वो करीब 31 के आसपास है, मतलब ये करीब 100 से भी ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद बात करें भारत के उच्चतम न्यायालय की। भारत का जो उच्चतम न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट, इसमें करीब जो है 140-45 लोग हैं,
ठीक है। उसके बाद कर्नाटक उच्च न्यायालय, इसमें कुछ है ही नहीं, तो भैया इसमें आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय। ठीक है। अगर आपसे पूछे विश्व का सबसे विशालतम न्यायिक अधिकरण कौन है, तो वो है आपका विशाल, इसमें जो है सॉरी ये आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय। चलिए आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर प्रश्न लेते हैं। क्या भैया, निम्नलिखित में से कौन न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत नहीं आती है? ठीक, बताओ भैया कौन नहीं आता है एमएसपी के अंतर्गत? तंबाकू, कोपरा, पटसन, सब्जी और फल। बताओ भैया इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए अब इसमें बात करें कपास, तंबाकू भी आता है, नहीं आएगा तो लोग ऐसे खा पी के सड़कों थूकते रहेंगे। कोपरा पे भी है, आपके पटसन पे भी है ना, वायु के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है अभी। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा कि एमएसपी किसके ऊपर लागू नहीं होती। आप ये बताइए फल खरीदने जा रहे हैं, सेब मान लीजिए खरीदने जा रहे हैं या और कुछ खरीदने जा रहे हैं, आलू खरीद रहे हैं, तो क्या आप पूछ कहेगा कि भैया 18 रुपये प्लस जीएसटी हुआ? ऐसा तो वो कहेगा नहीं, क्योंकि जीएसटी जो है इस पर लागू नहीं होती है। ठीक है, कौन ऑप्शन सही है इसमें? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही है, सब्जी फल। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं 17 नंबर। क्या भैया 17 नंबर, हाथ से मैला उठाने को भारत सरकार ने कब से प्रतिबंधित किया हुआ है? ये भी अच्छा प्रश्न है, बताओ इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जैसे दिया है 1947, ऑप्शन बी है 1952, ऑप्शन बी है 19, ऑप्शन सी है 1953। ठीक है, 1993 भी ऑप्शन ने दिया है। तब देखिए इसमें है कि हाथ से मैला उठाना जो है, उस वक्त नरसिम्हा राव सरकार थी, आपको याद होगा 1991 का आर्थिक मंदी का जो दौर था, इसमें मैंने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री जो है हमारे पीवी नरसिम्हा राव थे और वित्त मंत्री जो थे वो थे आपके मनमोहन सिंह। ठीक है, तो जो है पहली दफ़ा, इसी में जो पहली दफ़ा है 1993 में जो है मैला उठाने की प्रक्रिया को बंद कर दिया और कहा गया कि भैया कोई मैला अगर उठवाएगा तो वो जो है उसको दंड का भाग हो जाएगा। तो इसमें ये 1993 में जो है हाथ से मैला उठाने के कार्य को भारत में जो है वो प्रतिबंधित कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है आपका जुलाई, ऑप्शन बी है आपका, ऑप्शन ए 1 जुलाई, ऑप्शन बी 8 जुलाई, ऑप्शन सी 11 जुलाई, ऑप्शन डी 25 जुलाई। बताओ भैया इसमें राइट आंसर क्या होगा? देखिए अगर हम बात करें कि साहब ये बताइए कि 1 जुलाई को क्या है ना, तो 1 जुलाई को जो है विश्व डॉक्टर दिवस है। क्या है? विश्व डॉक्टर दिवस है। हमने हैनीमैन डे मनाया था ना उस दिन 1 जुलाई को। विश्व नहीं, यहाँ पर राष्ट्रीय होगा, विश्व राष्ट्रीय मंत्र होता है, राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। फिर उसके बाद 8 जुलाई को क्या होता है भैया? तो 8 जुलाई को राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है। क्या होता है? राष्ट्रीय चैरिटी दिवस, राष्ट्रीय चैरिटी दिवस। ठीक है, अगर हम बात करें कि भाई इसमें जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, 11 जुलाई को जो है ये मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर प्रश्न लेते हैं। क्या भैया, भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है, इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए 16 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 17 अगस्त 1949, उसके बाद आपका है 13 मई 1952 और उसके बाद ऑप्शन डी है 13 मई 1956। बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए हम इसकी बात करें कि भारत के विषय में, संसद के विषय में, तो भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है। भारत में प्रथम लोकसभा का जो गठन हुआ था, प्रथम लोकसभा गठन जो हुआ था वो हुआ था आपका 17 अप्रैल 1952 को। कब हुआ था? 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। ठीक है, ये 17 अप्रैल 1952 को हुआ, तो उसके जस्ट बाद जैसे 13 अप्रैल को जो है राज्यसभा गठन हो गया था और ये 12 अप्रैल को जो है आपके इसका गठन हो गया। ठीक है, और उसके बाद जब पहली बैठक इसकी जो होती है, पहली बैठक
ठीक। तो अगर आपसे भैया पूछे कि भाई पहली बैठक कब हुई थी, हो सकता है पहली लोकसभा पूछ ले बैठक कब हुई थी या पहली बार लोकसभा में कौन अध्यक्ष चुने गए। तो जो पहले लोकसभा अध्यक्ष थे, पहले अध्यक्ष वो थे साहब जीवी मावलंकर, जीवी मावलंकर थे, ठीक है। अगर आपसे ये कहा जाए कि भाई आगे चल करके फिर ये जो है प्रथम लोकसभा आयोजित कब की गई थी, तो भैया ये आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 13 मई 1952 को जो है ये आज जारी की गई थी, ठीक है, आयोजित की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर, ये बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बताओ भैया इसमें राइट आंसर क्या होगा। इसमें देखिए है क्या कि अगर आपसे कोई ये कहे कि भाई रंगभेद कांड जो गांधी जी को कहाँ उतारा गया था, कहाँ फेंका गया था, कहाँ से कहाँ तक ट्रेन चली थी, तो आपको पता है डरबन से लेकर के, जैसे यहाँ डरबन से लेकर के, कहाँ से, डरबन से लेकर के प्रिटोरिया, जैसे मान लीजिए ये हमने लिख दिया डरबन और यहाँ हमने लिख दिया प्रिटोरिया, ठीक। ये हो गया आपका, जैसे ये डरबन हो गया और ये आपका प्रिटोरिया, यहाँ पे आपका प्रिटोरिया, यहाँ से यहाँ, ठीक। तो अब अगर हम इसकी बात करें भाई कहाँ उतारा गया था इनको, मार्च पेरिस वर्ग में उतारा गया था, कब उतारा गया था, तो देखिए इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं वो 1801, 1802, 1891 ऐसे करके ऑप्शन दिए हुए हैं। तो भैया देखिए इसमें रंग भेद कांड जो गांधी जी के ऊपर अत्याचार हुआ था, जिसके बाद ही गांधी जी ने वहाँ पे सत्याग्रह का आंदोलन शुरू किया था, तो उसको जो है 1893 में शुरू किया गया था, ठीक है, 92 में नहीं, बल्कि क्या इसको आप 3 कर लीजिए, क्या 1893 में जो है इसका सारी चीज़ें की गई थी, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास आपके यहीं रखते हैं। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई प्लीज़ इसको लाइक कर लें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें मेरे दोस्त। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।